जानवर, वहशी दरिंदे, ट्रू हॉरर स्टोरी। वो एक इंतहाई गर्म दिन था। सूरज सवा नेज़े पर आग बरसा रहा था। लोग गर्मी की वजह से अपने अपने घरों पर महसूर होकर बैठे थे। घड़ी पर तकरीबन 11:15 का टाइम हो रहा था कि ऐसे में पुलिस स्टेशन में इत्तला मौसूल होती है कि पुलिस स्टेशन के करीब ही एक घर में पूरी फैमिली का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। किसी ने बेइंतहा सिफाकियत से उस पूरी फैमिली को मार डाला है। ये इत्तला मौसूल होते ही वहाँ की मकामी पुलिस जल्द से जल्द उस घर जाने की तैयारियों में लग जाती है और कुछ ही देर में तमाम पुलिस वाले उस घर के बाहर मौजूद होते हैं। उस घर पहुंचते ही तमाम पुलिस वाले उस घर का मुहासरा कर लेते हैं और घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और बाहर की कार्रवाई करने के बाद जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ का माहौल बहुत अजीब होता है। चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं और जगह जगह खून के धब्बे मौजूद होते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले एक कमरे में जाते हैं तो वहाँ हस्बैंड वाइफ की कटी पिटी लाशें मौजूद होती हैं। किसी ने उन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया होता है। न जाने वो इंसान था या जानवर कि इतनी बेदर्दी से उनका कत्ल कर दिया। इसके बाद जैसे ही पुलिस वाले सीढ़ियों से होते हुए ऊपर के कमरे की तरफ जाते हैं तो एक भयानक नज़ारा उनका मुंतज़िर होता है। उन हस्बैंड वाइफ के कत्ल के साथ साथ उनकी 2 मासूम बेटियों का भी कत्ल कर दिया गया होता है। हैवानियत की हद हो चुकी होती है। इंसान नुमा जानवर शहर में खुलेआम घूम रहे हैं, ये सोचते ही तमाम लोग डर से घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। वहाँ के घर को पुलिस सील कर देती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इस इन्वेस्टिगेशन का कोई माकूल रिजल्ट सामने नहीं आ रहा होता है कि ऐसे में एक उम्मीद की किरण पुलिस को नज़र आती है। दरअसल उस मकतूल फैमिली की पड़ोसन पुलिस को एक बहुत अहम बात बताती है। वो बताती है कि उस फैमिली की बड़ी बेटी को कई दिनों से यूनिवर्सिटी का एक लड़का परेशान कर रहा था। वो हाथ धोकर उस लड़की के पीछे पड़ गया था। वो बेचारी उसको लेकर बेहद डर का शिकार थी। मुझे तो लगता है हो ना हो इस फैमिली के कत्ल के पीछे उसी लड़के का हाथ है। पुलिस उसकी बात गौर से सुनती है और इन्वेस्टिगेशन की तैयारी शुरू कर देती है। उस लड़के को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और ठीक ठाक तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन अफसोस उस लड़के से उन्हें कुछ पता नहीं चलता। वो लड़का बेगुनाह होता है, उसका कोई भी हाथ इस कत्ल में नहीं होता। ऐसे में पुलिस फिर से खाली हाथ रह जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। वो नए सिरे से अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। ऐसे में पुलिस को एक और बात मालूम होती है। पता चलता है कि जिस फैमिली का कत्ल हुआ था उस फैमिली के सरबराह का एक छोटा भाई भी है, लेकिन वो अपने भाई की बनिस्बत बहुत ज़्यादा गरीब है। वो बेचारा गांव में रहता है और मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करता है। पुलिस को उसके बारे में अहम बात ये मालूम हुई कि कुछ दिनों पहले ही उसने अपने भाई से उधार मांगा था, लेकिन उसके भाई ने उसे बुरी तरह झिड़क दिया था और उसकी इंसल्ट कर दी थी। ऐसे में पुलिस वाले शक की बुनियाद पर उसके भाई को फौरन से पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। उससे भी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन वो बेचारा बताता है कि उसका इस कत्ल में कोई हाथ नहीं है। मैं उस दिन चुपचाप घर वापस चला गया था। हालांकि मुझे बुरा ज़रूर लगा था, मेरे भाई ने मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी।
तो पुलिस को मजबूरन उसे भी रिलीज़ करना पड़ता है। ऐसे में पुलिस फिर से सोच में पड़ जाती है कि एक अहम बात उन्हें मालूम होती है। दरअसल पुलिस स्टेशन में एक कॉटन कैंडी बेचने वाला इंसान पुलिस के पास आता है। वो पुलिस को बताता है कि मैं डेली कॉटन कैंडी बेचकर अपना गुजर बसर करता हूँ। जिस दिन उस फैमिली का कत्ल हुआ उसी दिन मैंने सेठ रामलाल को उसी घर के बाहर खड़ा हुआ देखा था। वो इंतहाई गुस्से में लग रहे थे। फिर उसके अगले दिन किसी काम के सिलसिले में मुझे गांव जाना पड़ गया, लेकिन जैसे ही गांव से मैं वापस आया तो मुझे मालूम हुआ कि उस फैमिली का कत्ल हो चुका है। मुझे लगा ये बात अहम है, इसलिए ये बात मैं बताने के लिए आपके पास चला आया। पुलिस ने बिल्कुल भी देर ना करते हुए सेठ रामलाल को फौरन से हिरासत में ले लिया और उनसे कड़ी पूछताछ शुरू कर दी। शुरू में तो सेठ रामलाल हर बात से मुकर गया, लेकिन जैसे ही पुलिस ने अच्छे से खातिरदारी की तो वो तोते की तरह सारी सच्चाई बोलने लगा। उसने बताया कि वो और रमेश एक साथ कारोबार किया करते थे। रमेश एक नंबर का कमीना इंसान था। वो उस समय हर इंसान को धोखा देने से कभी भी बाज नहीं आता था। हमेशा कारोबार में घपला करना और पैसों की हेर फेर करना उसकी आदत थी। उस दिन भी मैं उसके घर गुस्से में इसी सिलसिले में गया था। मुझे अचानक पता चला था कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, सो इसी का हिसाब मांगने मैं उसके पास गया, लेकिन वो कमीना इंसान अपनी गलती मानने को बिल्कुल भी तैयार ना था। वो उल्टा मुझे ही बुरा भला कह रहा था। ऐसे में मुझे शदीद गुस्सा आ गया और न जाने कैसे मेरे हाथों कत्ल हो गया। उस कमीने इंसान का कत्ल करने के बाद मैं बेहद घबरा गया। मैं फ़ौरन से वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन अफसोस उसकी बीवी ने मुझे देख लिया। वो रोने लगी और मुझसे गिला करने लगी कि मैंने उसके हस्बैंड को क्यों मार डाला और मजबूरन मुझे उसकी बीवी को भी कत्ल करना पड़ा। हालांकि मैं उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन मेरे गुस्से ने मुझसे ये सब करवा दिया। और जैसे ही मैं बाहर निकला तो उसकी दोनों बेटियां वहाँ खड़ी रो रही थीं। जाहिर है उन्होंने मुझे कत्ल करते हुए देख लिया था और मुझे देखते ही वो फ़ौरन से सीढ़ियों से होकर ऊपर वाले कमरे में चली गई। अब मुझे मजबूरन उनके पीछे भी जाकर उन्हें भी मौत के घाट उतारना पड़ा और उस दिन अपने आप ही सब कुछ होता चला गया। काश उस दिन मैं अपने गुस्से को कंट्रोल में रखता तो आज मैं इस हालत में कभी ना होता। मेरे गुस्से ने उस दिन मुझे जानवर और हैवान बनने पर मजबूर कर दिया। इस तरह सेठ रामलाल ने अपना जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लिया और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस ने उसका केस अदालत में पेश किया। अदालत ने सेठ रामलाल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इस तरह एक गुस्से की वजह से एक पूरी फैमिली ने अपनी जान गंवा दी और सेठ रामलाल की भी ज़िंदगी तबाह हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए। गुस्से में इंसान जानवर बन जाता है। Thanks for watching my video. Please like and subscribe my YouTube channel and click the bell icon. Allah Hafiz and take care. Bye bye.